और 4 सरकारी मेहमान, सरकारी मुलाजिम उस गांव में पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। उनके हाथ में गत्ते का एक बक्सा था, छोटा सा, जो तस्वीर में आपने देखी। ये बक्सा वो उस 2 बदनसीब माँ बाप के हाथ में सौंपते हैं और 18 साल का इंतजार खत्म होता है। ये कोई मामूली गत्ते का बक्सा नहीं था, मामूली कार्टून नहीं था। इसके अंदर उन बदनसीब अभागे माँ बाप की 13 साल की बेटी सफिया के बचे हुए जिस्म के हिस्से थे, हड्डियों के शक्ल में। लिखा पढ़ी के बाद गत्ते का यह कार्टून घर वालों को सौंपकर वो सरकारी नुमाइंदे वहां से रवाना हो जाते हैं। पूरा गांव सिसक सिसक कर रोता है। इसके बाद फिर कब्रिस्तान जाया जाता है, वहां आखिरी नमाज पढ़ी जाती है और सफिया के उन अवशेषों को एक कब्र में दफना दिया जाता है। और इस तरह 18 लंबे साल के बाद आखिरकार सफिया की आखिरी रस्म पूरी होती है। घर वालों को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो अब उसकी रूह को भी सुकून मिला। पर ऐसा हुआ क्यों गत्ते के एक बक्से में 18 साल बाद सफिया अपने गांव लौटती है? सफिया के साथ क्या हुआ था? तो पेश है पूरी कहानी। ये कहानी है केरल की। केरल में एक जगह है कासरगोड। इसी कासरगोड में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे मोहिद्दीन और उनकी वाइफ आयशा। मोहिद्दीन और आयशा की एक बेटी थी, वो सफिया। सफिया का जन्म हुआ, माँ बाप खुश थे। परिवार बेहद गरीब था लेकिन फिर भी खुश था। जो भी मिलता था गुजर बसर हो रहा था। इसी दौरान में एक रोज उसी गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर पहुंचते हैं। बड़े अमीर आदमी थे और उनका अच्छा खासा दबदबा था। नाम था केसी हमजा। केसी हमजा गांव पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो उस गांव से दूर एक शहर में वो रहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बीवी की तबीयत कुछ ख़राब रहती है, तो कोई ऐसी एक लड़का या लड़की मिल जाए जो घर के काम में मदद करे, तो उसे हम पैसे भी देंगे, उसका ख्याल भी रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी। तो आयशा और मोहिद्दीन इस लालच में आते हैं कि उनकी बेटी को कम से कम पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, घर की माली हालत दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने केसी हमजा को अपनी बेटी सफिया को सौंप दिया। ये बात है दिसंबर 2006 की। 22 दिसंबर 2006 को जो हमजा है वो सफिया को अपने साथ लेकर, और उनकी पत्नी आई थी, उनकी वाइफ, वहां से निकल जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बीच बीच में महीनों बाद सफिया से मुलाकात भी होती। माँ बाप जाते, सफिया को देखते, वो खुश थी, सब कुछ ठीक था। सफिया से पता चला कि कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रही है, सब ठीक था। लेकिन कुछ वक्त के बाद अचानक हमजा केरल छोड़ देते हैं और वो पहुंच जाते हैं गोवा। गोवा में उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। चूंकि एक बिल्डर थे तो कॉन्ट्रैक्ट इसी टाइप की चीज़ें की मिलती थी। तो वहाँ एक ब्रिज बननी थी, उस ब्रिज में भी वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। तो वो अपने परिवार के साथ, क्योंकि ब्रिज का काम बहुत लंबा था, उन्होंने कहा कि चलो गोवा चलते हैं, गोवा में ही तब तक रहते हैं जब तक काम पूरा ना हो। तो गोवा चले गए, लेकिन एक गलती की। गलती ये की कि हमजा ने सफिया के माँ बाप को ये नहीं बताया कि वो अब केरल से गोवा जा रहे हैं। उन्हें ये लगा कि अगर वो बताएंगे तो शायद सफिया के माँ बाप उसे जाने की इजाज़त ना दें इतनी दूर, यहाँ कम से कम पास में कभी भी देख सकते। तो उसने बताया ही नहीं और सफिया को अपने साथ लेकर गोवा चला गया। अब वो गोवा पहुंचा। गोवा जाने के बाद वो अपने काम में लगा रहा, सफिया वहीं रही। लेकिन गोवा जाने के बाद पति पत्नी का रवैया बदल गया। अब वो सफिया पर जुल्म ढाने लगे, पढ़ाई लिखाई दूर, छोटी छोटी बातों पर उसे टोकते, पीटते, मारते। सफिया के पास कोई रास्ता नहीं था, अनजान शहर, घर से बेहद दूर, फोन पे बात नहीं कर सकती। वो ये जुल्म सहती रही और बस वहां से वापसी का इंतजार करती रही। तभी एक रोज हमजा की वाइफ ने सफिया को किचन में कुछ बनाने के लिए कहा। वो गरम गरम तेल पूरे सफिया के जिस्म पर एक हादसे के तहत गिर गया। सफिया बुरी तरह से जल गई, जख्म गहरा था। जब हमजा और उसकी वाइफ ने यह देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा कि बहुत बुरी तरह से जल चुकी। फिर उन्हें इस बात का भी एहसास था कि वो माँ बाप से छुपा कर उसको गोवा लेकर आए, तो माँ बाप को क्या बताएं कि ये गोवा में है। फिर उन्हें यह भी डर था कि अगर गोवा में ये बात पता चल गई गोवा पुलिस को, तो फिर ये होगा कि आप एक बच्ची से चाइल्ड लेबर करवा रहे और उसका ये हाल कर दिया तो पुलिस पकड़ लेगी, कॉन्ट्रैक्ट छिन जाएगा। तो इन सारे डर की वजह से हमजा और उसकी वाइफ ने एक फैसला किया, और हमजा की वाइफ का एक भाई भी उनके साथ रहता था। तीनों ने कहा कि अगर पुलिस से बचना है और वहां उसके परिवार से हो तो फिर सफिया को मार देते हैं। वो चाहते तो
सफिया को किसी अस्पताल में ले जाकर बेहतर इलाज कराते, घर वालों को बुला लेते, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बुरा भला होता, लेकिन सफिया की जान बच जाती। लेकिन अपने काम का डर, कॉन्ट्रैक्ट छिन जाने का खौफ, और इधर सफिया के माँ बाप को सच्चाई पता ना चल जाए, इस डर से हमजा की बीवी और उसकी बीवी के भाई ने सफिया को जान से मारने का फैसला किया। और आखिरकार 2006 में ही एक रोज घर के अंदर सफिया की गला घोंटकर जान ले ली। अब सफिया का कत्ल हो चुका था, लाश घर के अंदर थी। अब आगे क्या करें, कैसे इस लाश को छुपाएं? तभी केसी हमजा को ख्याल आया कि जो ब्रिज बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ काफ़ी खुदाई हुई है और वहाँ पे रात को काम होता नहीं है। तो उसने अपने साले यानी अपनी बीवी के भाई, और बीवी भी शामिल थी, घर में बैठकर बाथरूम में सफिया की लाश के 3 टुकड़े किए, धड़ अलग, सर अलग, बाकी हिस्से अलग अलग बोरियों में उन लाशों के टुकड़ों को रखा। फिर रात के अंधेरे में गाड़ी में उन टुकड़ों को लेकर उसी ब्रिज साइट पर पहुंच गए जहां वो पुल बन रहा और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहां एक गहरे गड्ढे में उन्होंने उस लाश को दफनाया, टुकड़ों को ऊपर मिट्टी डाली, लौटाए। कहानी का पहला चैप्टर यहां पर खत्म हो गया। लेकिन अब इसके बाद उन्हें चिंता हुई कि आज नहीं तो कल सफिया के घर वाले केरल में पूछेंगे जरूर कि सफिया कहाँ है, तो वो क्या जवाब देंगे। फिर उन्होंने एक नई साजिश रची। एक रोज उन्होंने पैगाम भेजा सफिया के घर वालों को कि हम गांव आ रहे हैं और सफिया को लेकर आ रहे हैं। मैं बीच में गोवा आ गया था, लेकिन सफिया वहीं है, लेकिन हम पहुंच रहे हैं और सफिया से आप लोग मिलाएंगे। इधर सफिया के माँ बाप मोहिद्दीन, आयशा बेहद खुश, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था सफिया को देखे हुए। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमजा आएगा, उसकी बेटी को लाएगा। लेकिन जो तारीख दी उस तारीख पर ये पहुंचे नहीं। माँ बाप परेशान। माँ बाप पहुंचे हमजा के घर, वो शहर में था, गांव से लेकिन कुछ दूरी पर। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि आपने कहा था सफिया आएगी, सफिया तो आएगी। तो हमजा ने अचानक कहा क्या बात कर रहे हैं, हमने तो उसको गांव में छोड़ दिया, मैं असल में किसी काम में फंस गया था, तो अपने लोगों को भेजा और वो जब गांव तक पहुंच गई उसने कहा कि यहाँ से मैं चली जाऊंगी, तो वो लौट आया। अब उन्हें बड़ी अजीब बात लगी, लेकिन हमजा ने दिखाया कि वो भी परेशान, उसकी बीवी ने दिखाया कि वो भी परेशान कि वो गई कहाँ। अब इन सब ने मिलकर सफिया को ढूंढना शुरू किया। जब एक दिन तक तलाश में कुछ नहीं मिला, तो फिर अगले दिन सफिया के माँ बाप ने तय किया कि वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएंगे। हमजा चाहता नहीं था, लेकिन माँ बाप और गांव वाले इकट्ठे हो गए। आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, ढूंढा 1-2 दिन, उसके बाद छोड़ दिया। एक गरीब घर की लड़की, उनके लिए केस इतना इंपॉर्टेंट कहाँ। धीरे धीरे वक्त बीता, साल बीत गया, सफिया का कोई सुराग नहीं मिला। 2007 आ गया। जब सफिया का कोई सुराग नहीं मिला, माँ बाप हर दर पर भटक रहे हैं। जिन जिन लोगों की मदद के जरिए उन्होंने केरल के चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर वहाँ के डीजी, कमिश्नर, अपने इलाके के एसएसपी, सबको लेटर लिखा, जाकर पर्सनली मिले, गांव का गांव साथ गया, लेकिन सफिया का सुराग नहीं मिला। 2007 में जब सफिया का सुराग नहीं मिला और आखिरकार वहाँ की मीडिया में पहली बार ये खबरें छपने लगी, तो फिर सरकार पर एक दबाव पड़ा। इस दौरान में सफिया की मां ने एक ऐलान कर दिया कि जब तक सफिया बरामद नहीं होगी वो धरने पर बैठेगी। और वो गांव के ही पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गई आयशा। 90 दिन तक लगातार वो धरने पर बैठी रही। जब वो धरने पर बैठी रही, धीरे धीरे मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई। उनके धरने पर बैठने के बाद बहुत सारे एनजीओ को उनकी कहानी पता चली, वो लोग आए और इन सब ने मिलकर आखिरकार सफिया एक्शन एक कमेटी बनाई कि सफिया को ढूंढना है। सफिया एक्शन कमेटी बनी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गांव से बाहर, शहर तक, शहर से केरल की राजधानी तक, मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंची कि 13 साल की एक बच्ची गायब है, 1.5 साल हो गए, कोई अता पता नहीं है। फिर सरकार झुकी और उसने कहा कि इस मामले की तफ्तीश क्राइम ब्रांच को सौंपते हैं। अब मामले की तफ्तीश 1.5 साल बाद क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने शुरुआती तफ्तीश की, सीरियसली जांच की, और इस जांच के बाद आकर जो शक की सुई बार बार वो इसी केसी हमजा और उसकी फैमिली पर टकरा जाती, क्योंकि इस जांच में पता चल गया कि इस दौरान में केसी हमजा गोवा चला गया था और वो यहाँ था ही नहीं, और ये बात घर वालों को पता नहीं। तो फिर ये हुआ कि जब इस घर में कोई नहीं, तो फिर सफिया यहाँ कैसे रख सकती है। इसका मतलब है सफिया को लेकर गोवा गया। आखिरकार उसने ये मान लिया कि हाँ सफिया को ले गया था गोवा, घर वालों को बुरा ना लगे, जाने नहीं देते इसलिए सच नहीं बताया। लेकिन गोवा से वापसी में वो गायब हो गई। अब जब ये झूठ पकड़ाया तो फिर झूठ के साथ शक
की बुनियाद गहरी होती गई। क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश शुरू की और अब लगा कि सफिया की गुमशुदगी का राज यही परिवार है जो जानता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों से अब अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि ऊपर से दबाव था। और आखिरकार इस पूछताछ में एक एक कर सभी टूट गए, क्योंकि सभी के बयान अलग अलग थे। इसके बाद उन सारे लोगों को पुलिस ने भी दिमाग से खेल खेला, अलग अलग से पूछताछ की, अलग बयान बताया, दूसरों को कुछ और बताया। उन्हें लगा उसने उगल दिया, उन्हें लगा उसने उगल दिया, और इस चक्कर में सभी ने सच उगल दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कैसे ऐसे एक हादसे में वो जल गई थी, हमें डर लगा और हमने उसका कत्ल कर दिया और लाश को एक ब्रिज के नीचे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था वहां दफना दिया। ये सुनते ही केरल पुलिस केसी हमजा और उसके परिवार को लेकर गोवा पहुंचती है। गोवा जाने के बाद वो बताता है किस जगह दफनाया गया। तब तक वहां काफी कंस्ट्रक्शन हो चुका था। फिर जेसीबी मशीन मंगाई जाती है, उसके जरिए वहां खुदाई होती है और उस खुदाई में सर का एक हिस्सा और कुछ हड्डियां मिलती हैं। केरल पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है, लेकर केरल आती है। मर्डर का मुकदमा दर्ज होता है कुल 4 लोगों के खिलाफ, हमजा, उनकी पत्नी, उनके साले और एक पुलिस वाले के, जिसने लापरवाही बरती थी। और शक यह था कि उस पुलिस वाले को पता था, लेकिन हमजा ने उसे पैसे दे दिए थे। इसके बाद मर्डर का मुकदमा चला। इस दौरान में जो बरामद हुई थी हड्डियां, उसका डीएनए टेस्ट हुआ। उस चूंकि स्कल मिला था उसका कुछ हिस्सा, उसके जरिए उसका जो फॉरेंसिक साइंस में होता है कि उसके जरिए उसका एक फेस बनाने की कोशिश की गई ताकि उस हड्डियों से उसका फेस कैसा लुक होता होगा, तो वो भी हुआ लैब में। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मुकदमा चलता रहा। और ये सारी प्रॉपर्टी अब जो है ये कोची फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक गत्ते के डब्बे में सफिया के वो हिस्से जिस्म के हड्डियों के उस लेबोरेटरी में रखे हुए। मुकदमा चला क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी थी। डीएनए रिपोर्ट, ये बरामद की सब दिखाई गई। एक कर जब फैसला, जब तारीख पड़ती तो ये सारी चीजें लेकर फॉरेंसिक टीम भी जाती, पुलिस भी जाती। 2008 5 जून को सफिया के अवशेष बरामद हुए थे। 7 साल बीत जाता है। 7 साल के बाद जुलाई 2015 में कोची सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। केसी हमजा को सजाए मौत देती है। उसकी वाइफ को 6 साल, साले को 6 साल और उस पुलिस वाले को बरी कर देती है क्योंकि सबूत मिलता नहीं। इस फैसले के खिलाफ हमजा और उसका परिवार केरल हाई कोर्ट में अपील करता है। 4 साल और बीत जाते हैं। 2019 आ जाता है। 2019 में केरल हाई कोर्ट इस फैसले की सुनवाई करता है और निचली अदालत के फैसले को पलट देता है। हमजा की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर देता है, जबकि जो उसकी पत्नी और साले थे वो अपनी सजा काट ही चुके थे। 3 साल कर दिया। पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब ये सारी चीजें हो गई। 2019 में हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका, 2015 में लोअर कोर्ट का भी फैसला आ चुका, 2008 में सारी बरामदगी हो गई। लेकिन 2008 से लेकर 2024 अक्टूबर के महीने तक सफिया उसी गत्ते के डब्बे में कोची फॉरेंसिक लैब के कोने में एक अलमारी में यूं ही पड़ी रही। इस दौरान माँ बाप कई बार गए सेशन कोर्ट, पर पुलिस और कोर्ट ने कहा नहीं, ये केस प्रॉपर्टी हम आपको नहीं दे सकते। सेशन कोर्ट का फैसला है वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अगर हमें कुछ डाउट होगा तो भी हमारे लिए वो जरूरी है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। अब हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार होगा? इसको लेकर कुछ और वकील, कुछ एनजीओ आए। फिर कोर्ट में यह मामला गया, मीडिया में सुर्खियां बनी और आखिरकार कोची की ही एक सेशन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और कहा कि 18 साल बीत चुके हैं, यह अधूरा इंसाफ होगा अगर एक माँ बाप को उसकी अपनी बेटी की आखिरी रस्म पूरी करने से रोका जाए। इसीलिए यह अदालत सफिया के बचे हुए जिस्म के हिस्से जो हड्डी की शक्ल में है उनके माँ बाप को सौंपने का फैसला करती है, ताकि वो अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से उसकी आखिरी रस्म पूरी कर सकें। कोची के सेशन कोर्ट का ये फैसला आया और इसी के बाद तारीख मुकर्रर हुई। 11 नवंबर को कोची फॉरेंसिक लैब से सरकारी अफसर और वहाँ के लैब और पुलिस वाले वही गत्ते का कार्टून उठाते हैं, उसको लेकर गाड़ी में बैठते हैं और फिर इसी कासरगोड गांव में पहुंचते हैं, जहाँ पहले ही पूरे गांव वालों को मालूम था, और उस माँ बाप को सौंप देते हैं। उसी शाम सफिया को दफना दिया जाता है 18 साल बाद। अब सिर्फ सोच कर देखिए
कि 18 साल तक एक बच्ची एक गत्ते के डब्बे में कैद है, माँ बाप के लिए वो किसी भी शक्ल में। तो ये सफिया की कहानी थी। लेकिन न जाने ऐसी कैसी कितनी ही सफिया यूं ही आज भी न जाने देश के कितने फॉरेंसिक लैब में ये कहाँ रखे हुए हैं, और उनके परिवार को आखिरी रस्म या आखिरी जो भी अपने अपने धर्म मजहब के हिसाब से करना है उसका मौका नहीं मिल रहा है। ताज़ा एग्जाम्पल मैंने आपको श्रद्धा का बताया। 2 साल तो हो चुके हैं, 24 हो चुका है, फैसला कब आएगा, और इस फैसले के बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद क्या, और श्रद्धा के पिता कब से अपील कर रहे हैं कम से कम उन्हें उनकी बेटी के अवशेष ही दे दो ताकि अंतिम संस्कार कर खुद भी शांति पाएं और उसकी भी आत्मा को शांति मिले। कई बार कानून इतना सख्त हो जाता है कि वहाँ इमोशन और बाकी चीजें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन आज कोई जाकर पूछे, 18 साल बाद शायद पहली बार सफिया के माँ बाप को सुकून मिला होगा 11 नवंबर को। तो ये थी आज की कहानी।